हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से, और जो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेवल के हिसाब से हैं कि इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। और इससे तरह के अगर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं तो ये आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। ये 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। जो क्विज मैंने यहाँ पे डाली थी टेलीग्राम पे, कल टेलीग्राम ग्रुप में जो क्विज डाली थी, जिसको आपने दिया भी होगा काफ़ी लोगों ने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने आंसर्स, किस तरह से आपने क्वेश्चन किया है और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्विज नहीं दिया है तो अभी भी दे सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी पर जाकर आप दे सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम टेस्ट वहाँ पे डेली कंडक्ट करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के सारे टेस्ट एग्ज़ाम से पहले पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, एक सर्किट दिया हुआ था और हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उस सर्किट में से। ठीक है, तो ये सर्किट है हमारा, इसके अंदर 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 3 रजिस्टेंस दे रखे हैं और आर में से करंट जा रही है हमारी 4 एम्पियर। इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, केसीएल से भी सोल्व कर सकते हैं और केवीएल से भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं स्टार्टिंग के नेटवर्क थ्योरी की जो भी हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर। नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस के एग्जाम्पल पूरे सोल्व करके मैंने करा रखे हैं आपको वहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आए तो वो प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूँगी। तो पहले हम करते हैं नोडल एनालिसिस से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वोल्टेज, एक नोड मान लेते हैं जैसे ये है हमारा, तो यहाँ पे हमारा वी वोल्टेज है। ठीक है, अब हम इस तरह से मानते हैं करंट की डायरेक्शन, तो वी वोल्टेज यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे जब, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, यहाँ से इक्वेशन बनेगी v माइनस 50/6 प्लस v/7, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कर सकते हैं आप, इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको बेसिक समझना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने नोडल एंड मैश एनालिसिस करवाया हुआ है। अब इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ से, तो एलसीएम ले लेंगे 6 और 7 का, तो ये हो जाएगा 7v, ठीक है, माइनस 35, ये हो जाएगा 350 प्लस 6v प्लस आपका एलसीएम यहाँ से आएगा 42, तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह जाएगा 168। ठीक है, 168 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएगा आपका 6 और 7 क्या हो गया, ये हो गया 13 वोल्ट हो गया, 13v। ठीक है, 13v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 350 माइनस 168। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको अच्छे से ताकि आपको समझ में भी आ जाए। और इसकी पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से देख सकते हैं, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो हम इसको करते हैं नेक्स्ट। ये आपकी इक्वेशन बन गई है यहाँ पे हमारी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, देखिए, तो हो जाएगा हमारा 6 और 7 क्या हो गया था 13v इक्वल टू 350 माइनस कितना आया था 168 आएगी इसे ना, 168। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका वोल्टेज v की वैल्यू, v आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 350 माइनस 168 है तो ये 2 हो जाएगा, एंड ये 8 एंड ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 13, तो यहाँ से क्या आ जाएगा v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14 वोल्ट। ठीक है, अब v की वैल्यू आ गई है आपके पास 14 वोल्ट यहाँ से। ठीक है, v की वैल्यू आ गई है वो 14 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, v होगा तो वो 14 वोल्ट हो जाएगा। करंट दे रखी है 4 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इक्वल टू v/i। ठीक है, v/i होगा तो v क्या है हमारा 14, और यहाँ से i कितना दे रखा है 4 एम्पियर, कितना दे रखा है 4 एम्पियर ही दे रखा है ना, तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 3.5 ohms। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
अब ये अपना एक मेथड था नोडल एनालिसिस से अगर हम सोल्व करें तो। दूसरा एक मेथड है, इसको मैश एनालिसिस से भी सोल्व कर सकते हैं, जिसमें लूप बनाकर। उसको किस तरह से सोल्व करेंगे, इसके अंदर हमें 4 एम्पियर करंट दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 एम्पियर। यहाँ पे कुछ करंट है, टोटल करंट मान लेते हैं यहाँ पे आई एम्पियर है, ठीक है। आई करंट है हमारी टोटल, यहाँ पे 4 एम्पियर चला गया तो इसमें क्या आ जाएगा, आई माइनस 4। अब यहाँ पे आप लूप बना सकते हैं, एक ये वाला लूप हो जाएगा आपका, दूसरा ये वाला लूप हो जाएगा। यहाँ से आपकी करंट की वैल्यू आ सकती है। जैसे ये लूप बनाएंगे, इसमें सिर्फ करंट ही अननोन है आपका आई, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू रखेंगे तो आर अननोन है, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों मेथड कर सकते हैं आप। मैंने ये एक नोडल एनालिसिस का सोल्व करके दिखा दिया है। मैथ एनालिसिस आप इसको खुद सोल्व कर सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं किस तरह से सोल्व करना है, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मेथड से इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। बहुत ही फटाफट हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था हमें, एक ये दे रखा वी आई करेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे और फाइंड आउट करना था एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, जैसे एक्टिव है, पैसिव है, या लीनियर है, नॉन लीनियर, या बाईलेटरल है, या यूनिलेटरल। तो ये हमारा एलिमेंट क्या है, इसके अंदर वी और आई का रिलेशनशिप आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह जैसे लीनियर है, लेकिन लीनियर नहीं है ये। आपको लगेगा कि देखने में एकदम लीनियर लग रहा है हमें, लेकिन आपका क्या है, जैसे इस तरह से यहाँ पे है लेकिन इधर चला गया है। लीनियर का क्या मतलब है, लीनियर का मतलब है वी और आई के अंदर लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट के अंदर। तो लीनियर क्या होगा हमारा, जैसे ये है वी और आई, तो या तो इस तरह से हो या तो इस तरह से हो, स्ट्रेट लाइन में होगा तो ही हमारा लीनियर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। वी और आई के अंदर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या देखना है हमें, एक्टिव है या पैसिव है। तो एक्टिव या पैसिव का किस तरह से देखते हैं, देखिए एक्टिव एलिमेंट जो होता है, अगर हम सर्किट की बात करें तो जो भी एक्टिव एलिमेंट होता है वो सर्किट में एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं आपके जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो सारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। पैसिव एलिमेंट किसी भी तरह का कोई सोर्स नहीं होता, एनर्जी सोर्स नहीं है, कोई सप्लाई नहीं करता करंट या वोल्टेज जो भी पावर है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर ग्राफ की बात करें तो वी और आई के अंदर अगर आपका रेशियो नेगेटिव आ रहा है तो आपका एलिमेंट क्या है, एक्टिव है। या तो स्लोप देख सकते हैं, अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो एक्टिव एलिमेंट है, पॉजिटिव आ रहा है तो पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे तो, और वी आई का रेशियो भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ की बात करेंगे तो स्लोप जो है नेगेटिव है, और वी आर और आई का रेशियो, आई यहाँ पे नेगेटिव हो गया, वी पॉजिटिव है, तो वी और आई का रेशियो क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। तो ये हो जाएगा एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। पहला क्या था हमारा, नॉन लीनियर था, तो ये हो जाएगा नॉन लीनियर। फिर क्या हो गया, एक्टिव। अब देखेंगे यूनिलेटरल है या बाईलेटरल, तो इसका किस तरह से निकालते हैं। बाईलेटरल जो होता है वो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सेम होता है। जैसे ये है हमारा एक, तो अगर ये इस तरह से होता तो ये दोनों क्वाड्रेंट में एक जैसा है, आइडेंटिकल, तो ये बाईलेटरल होगा। अगर ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट में किसी दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये यूनिलेटरल होगा, जैसे इस तरह से हो गया, या फिर अगर इस तरह से भी है तो ये इस तरह से होगा। इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं वो ही बाईलेटरल होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यूनिलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब नॉन बाईलेटरल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में नॉन बाईलेटरल था तो ये हमें लिख देंगे नॉन बाईलेटरल, ठीक है। तो ये क्या, नॉन लीनियर, एक्टिव एंड नॉन बाईलेटरल एलिमेंट है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। करंट दे रखा था आई टी 2 cos 5000 टी एम्पियर, ठीक है, और वोल्टेज फाइंड आउट करना है हमें इस सर्किट के अंदर। अब इसके अंदर क्या है आपका, ये आर है और ये सी है, ठीक है। तो वोल्टेज वी क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, सिंपल तो हमारा आई इंटू आर। आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं इम्पिडेंस, तो यहाँ पे लिख लेंगे आई इंटू जेड, ठीक है। अब आई दे रखा है हमारा, जेड कैसे निकालना है हमें, आर और सी दे रखा है, तो जेड क्या हो जाएगा, आर माइनस जे एक्स, आर प्लस जे एक्स, इस तरह से लिखते हैं ना, नहीं, आर माइनस जे एक्स सी, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल इम्पीडेंस आ जाएगा। अब इसको निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल निकालना है हमें, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब एक्स सी निकालना है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ सी दिया हुआ है, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, 1/, एक्स सी हो जाएगा 1/ओमेगा सी। अब ओमेगा क्या दिया हुआ है हमें,
ओमेगा दिया हुआ है, आई टी दे रखा है ना मैं 2 cos 5000 टी, तो ओमेगा क्या हो गया यहाँ पे 5000 हो गया। और सी की वैल्यू दे रखी है 20 माइक्रोफेरेड, तो ये एक्स सी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/5000 इंटू 20, और ये माइक्रो है तो ये हम ऊपर लिख देंगे 10⁶, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। अब 5 2 जा 10 होता है और ये 4 जीरोज हैं हमारे पास, तो ये क्या हो गया 10⁵ हो गया यहाँ पे। 10⁵ से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सिर्फ 10 बचेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 10 आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो हम जेड निकालेंगे तो आर स्क्वायर, आर क्या है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, एक्स भी हमारा क्या आया 10 आया है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा जेड। अब जेड क्या आ गया है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 10√2, ठीक है, जेड की वैल्यू आ गई है। अब हमें v निकालना है, तो v = i × z है, लेकिन उसके लिए हमें पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब हमें एंगल भी निकालना है। एंगल किस तरह से निकालते हैं, एंगल निकालने का क्या तरीका है, एंगल हो जाएगा tan 1 XC/R हो जाएगा, तो XC क्या है 10 है, R भी 10 है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और tan 1 1 कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ से आ गया आपका एंगल 45 डिग्री आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया 10√2। अब यहाँ पे v में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 5000 t इंटू 10√2, और एंगल क्या है हमारा 45 डिग्री, ये एंगल इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए 20√2 हो जाएगा, 20√2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। अब इसका क्या होगा कोस और एंगल किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, एंगल का यहाँ पे है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एंगल ही इसके अंदर ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ गई हमारी 20√2 cos 5000 t, और एंगल है हमारा 45 डिग्री। अब हमें क्या दे रखा है सर्किट के अंदर, आर दे रखा है हमें और सी दे रखा है कैपेसिटर, और हमें करंट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पता होगा आर एल और सी के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस में हमारा वोल्टेज एंड करंट जो होते हैं एक ही फेज में होते हैं। इंडक्टेंस की बात करें तो करंट जो है लैग करती है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, और कैपेसिटेंस की बात करें अगर सिंपल वैल्यू है तो कैपेसिटेंस की बात करें तो लीड करती है करंट वोल्टेज से, ठीक है, तो वोल्टेज क्या करेगा लैग करेगा करंट से। तो अगर वोल्टेज करंट से लैग करेगा तो करंट हमारी है 0 एंगल पे, तो लैग का मतलब क्या हो जाएगा -45 डिग्री, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पे -45 डिग्री। क्यों हो गया है -45 डिग्री, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमने लिख लिया है, वोल्टेज हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है I × Z, करंट हमें दे रखा है, एंगल हमने निकाल लिया है, और हमें पता है कि कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस की बात करें तो वोल्टेज करंट से लैग करता है, और इंडक्टेंस की बात करें तो वोल्टेज करंट से लीड करेगा। तो इंडक्टेंस होता तो हम +45 लिख देते, और अगर कैपेसिटेंस है तो लैग करेगा तो -45, और लैग करने पर -45 लिखा है क्योंकि करंट हमारी 0 एंगल पे है, ठीक है, करंट में एंगल नहीं दे रखा है। अगर वोल्टेज जो है लैग करेगा तो -45 यहाँ पे हो गया, तो ये आपके आगे v की वैल्यू, ठीक है, ये 20√2 को आप सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, सोल्व हो गया यहाँ पे, कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आएगा एग्जाम में, फिर भी देख लेते हैं इसको। हमें दे रखा है क्या फाइंड आउट करना है, DB ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है इस ब्रांच में, ठीक है, वोल्टेज दे रखा है 1 वोल्ट, और इसके अक्रॉस इतना सारा नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर करंट मान लेते हैं, टोटल करंट है हमारी 1, मतलब I मान लेते हैं टोटल करंट। अब इसके अंदर हम करंट डिवीजन करेंगे, यहाँ पे कौन सा लगाऊं, तो ये 3 ब्रांचेज हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 ब्रांचेज हैं हमारी, तो ये कर लेंगे I1, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी I2, ये हमारी हो जाएगी I3, ठीक है, हो गया। अब I1 जो है इसमें तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है या कोई पैरेलल पाथ और भी नहीं है,
तो यहाँ पे हमारी इस ब्रांच में तो आ जाएगी I1 वापस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से I1 ही एंटर हो रही है तो I1 ही वापस आएगी। ये दो ब्रांच में भी हमें करंट निकालनी है, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि डीबी में क्या करंट है। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जैसे आप जैसे I1 हमें मिल गया, टोटल करंट क्या है हमारी I1 प्लस ये हो जाएगा I2 प्लस I3, ठीक है, ये है हमारी टोटल करंट। I1 यहाँ से आ गई है ऐसे कैसे, इस ब्रांच में करंट I2 है। अगर यही करंट हम I2 यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि हमें टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 निकालनी है। अगर यही करंट I2 हो गई यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रांच में कोई करंट गई ही नहीं है। I2 यहाँ से एंटर हुई, I2 यहाँ से वापस आ गई। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रांच में 1 ओम रजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो I2 यहाँ से सारी की सारी वापस नहीं आ सकती। इसी तरह अगर I3 की बात करें तो यहाँ से I3 एंटर होगी, और अगर यहाँ से ही I3 वापस मिल गई है हमें, इसका मतलब क्या है, I3 यहाँ से आई, यहाँ वापस आ गई, इस पाथ में कोई करंट गई ही नहीं है। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है यहाँ पे कि अगर I2 इसमें नहीं आ सकती तो इसमें आएगी, क्योंकि हमें फाइनली करंट तो क्या मिलेगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलेगी ना। तो इसमें I2 हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी, I3 हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको अपने माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत है कि आप अगर I2 और I2 निकालना है, I3 यहाँ से निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे। अब आप यहाँ पे करंट डिवीजन रूल वो लगा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं आप। तो जैसे यहाँ पे I3 था, यहाँ पे I2 मिल रहा है, तो इस ब्रांच में क्या चला गया, यहाँ पे कोई भी कलर काम नहीं करा, इस ब्रांच में हमारा क्या करंट चला गया, इसके अंदर चला गया I3, I2 यहाँ गया तो ये हो जाएगा I3 माइनस I2, ठीक है, I3 माइनस I2 इस ब्रांच में हो गया। अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं लूप इक्वेशन, तो पहला आप इस लूप में लगा सकते हैं, बाहर वाले लूप में। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस इसमें कितना है 2 ओम है और I3 करंट है, तो 2I3, इस ब्रांच में क्या है 1 ओम है और I2 करंट है, तो ये हो जाएगा प्लस 1I2, तो ये I2 ही लिख लेते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डीबी ब्रांच में करंट, डीबी ब्रांच में कितनी करंट है हमारी I2, तो I2 की वैल्यू निकालनी है। एक लूप इक्वेशन यहाँ से बना लिया, दूसरी लूप इक्वेशन आप इससे बना सकते हैं, ये वाला जो है, ये वाला पाथ इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2I3, इस ब्रांच में करंट I3 माइनस I2 एंड वो रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो ये हो जाएगा प्लस I3 माइनस I2। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। इस ब्रांच में करंट कितनी है, इधर जा रही है I2, इसको अपोजिट करके लिखेंगे तो माइनस I2 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 ओम है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम -I2, ठीक है। ये हो जाएगा -I2 इक्वल टू 0। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई है यहाँ पे, एक इक्वेशन ये बन गई है, दूसरी इक्वेशन ये बन गई है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, 2I3 प्लस I3, ये क्या हो जाएगा 3I3 माइनस 2I2, ठीक है। अभी देखते हैं, ये हो जाएगा 3I3 माइनस 2I2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से I2 आ जाएगा आपका, I3 निकाल सकते हैं, उसमें रखेंगे तो I2 वहाँ से निकाल सकते हैं। I3 क्या आ जाएगा 2/3 इंटू I2। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे I3 की, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। I3 की पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी आपको, तो -1 क्या है वो, -1 प्लस 2I3 है, तो 2 इंटू 2 4/3 I2 प्लस क्या लिखा हुआ है I2 2I3 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये तो लिख लिया है 2I3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा I2, ठीक है।
इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 7/3 I2 7/3 I2 इक्वल टू 1। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3/7। ठीक है, यहाँ से आगे हमारी I2 की वैल्यू यही हमें चाहिए थी, क्योंकि डीबी ब्रांच में करंट कितनी मानी है हमने कि I2 यहाँ से लीव कर रही है डीबी ब्रांच से। तो डीबी ब्रांच में करंट हमारी आ गई है I2 की वैल्यू 3/7 एम्पियर। ठीक है, यही हमें करंट की वैल्यू चाहिए थी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक समझाने के लिए करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर। ये 1 ओम दे रखा है हमारा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो फाइंड आउट करना है। तो ये हम यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम से सोल्व करेंगे, क्योंकि दो हमारे पास वोल्टेज और करंट सोर्स दे रखे हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं, ये भी आपको बेसिक पढ़ना है, तो इसका भी मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के। तो वहाँ से देख सकते हैं आप किस तरह से इक्वेशन लगाते हैं, या फिर क्या इसका जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं। इसके अंदर दो सोर्स है, तो पहले हम एक को शॉर्ट या ओपन करेंगे, फिर करंट निकालेंगे, दूसरे को करेंगे, फिर करंट निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट करने के बाद क्या हमारे पास नेटवर्क बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा हमारे पास 3 ओम, ये हो जाएगा वोल्टेज सोर्स, और ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, ये हो गया 3, 1 और ये 4। अब यहाँ पे करंट निकालनी है आपको 1 ओम के अंदर। तो 1 ओम में करंट क्या हो जाएगी 3 या 1 किसी की बात करो, एक ही करंट होगी। 4/4 1 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, इसको आप मान सकते हैं I1। ठीक है, ये 1 ओम था और यहाँ पे करंट है I1। तो I1 की वैल्यू आ गई है आपके पास, कितनी आ गई है 1 एम्पियर। अब क्या करेंगे, दूसरा हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं, अगर वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो ये हमारा बचेगा 3 ओम, ये बचेगा 1 ओम, ये तो हो गया शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे हमारा करंट कितना है, करंट की वैल्यू दे रखी है हमें 1 एम्पियर। ठीक है, ये दे रखी है 1 एम्पियर, ये 3 ओम्स, ये है 1 ओम्स। अब हमें करंट किस में निकालनी है, करंट इसी में निकालनी है 1 ओम के अंदर। तो ये मान लेंगे I2, क्योंकि पहले वाले करंट हमने मान लिया I1। I2 निकालेंगे तो I2 में करंट डिवीजन लगा सकते हैं आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/3 + 1 4 × 1। तो ये टोटल करंट क्या आ गई हमारी 3/4 एम्पियर। ठीक है, ये आ गई I2। अब आपको क्या करना है, दोनों करंट को ऐड करना है। तो करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू I1 + I2 इक्वल टू 1 प्लस कितनी हो जाएगी हमारी 1 + 3/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 7/4। तो यहाँ से करंट आ गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर कि 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना। वोल्टेज क्या हो जाएगा V = IR। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं, वोल्टेज हो जाएगा V = I × R। ठीक है, I की वैल्यू है 7/4 एम्पियर और R की वैल्यू है हमारे पास 1 ओम। तो 7/4 × 1 करेंगे तो V की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास, V की वैल्यू आ जाएगी 7/4 वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 1 ओम है हमारे पास। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 7/4 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स। ठीक है, ये दे रखा है V दे रखा है, R दे रखा है, I दे रखा है। करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अब हम करंट सोर्स देखते तो वहाँ पे वोल्टेज को देखते नहीं है, लेकिन करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कभी 0 नहीं मानना है। ये नहीं है कि करंट यहाँ से फ्लो हो रही है इसको छोड़ देंगे, सिर्फ करंट मानेंगे और बाकी सब हो गया, ऐसा नहीं होगा। वोल्टेज जो है करंट सोर्स के अक्रॉस भी वोल्टेज की एक वैल्यू होती है, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये हम मान लेते हैं ± इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1। ठीक है, अब इसके अंदर लगा दीजिए आपकी इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा -V। अब करंट क्या है, इधर की तरफ फ्लो हो रही है ये I, तो हम डायरेक्शन लेते हैं इधर की साइड से, तो ये जस्ट अप माइनस में हो जाएगा।
हम लेते हैं इस तरह से, क्योंकि प्लस से एंटर करती है माइनस से लीव करती है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वी माइनस आई इंटू आर, और यह है प्लस माइनस हमने माना है, ज्यूम किया है, हो जाएगा v1 इक्वल टू 0। तो v1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, v प्लस आई इंटू आर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। यही पूछा था हमें कि करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो ये हो जाएगा v प्लस आई आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, करंट थ्रू द इंडक्टर एल। हमें एल आर सी का एक पैरेलल सर्किट दे रखा है, करंट पूछा है इंडक्टर के थ्रू, और करंट काफ़ी दे रखी है, हमें वोल्टेज भी दे रखा है। तो इसको सोल्व करते हैं हम। पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे यहाँ पे टोटल करंट दे रखा है 5 एम्पियर, कैपेसिटर में करंट दे रखा है 4 एम्पियर, हमें निकालना है इंडक्टर में, लेकिन हमें पता नहीं है रजिस्टर में भी। तो हम पहले रेजिस्टेंस में करंट कितनी है वो निकाल लेंगे। ये किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 एम्पियर दे रखा है, यहाँ पे 4 एम्पियर दे रखा है, तो रेजिस्टेंस में करंट निकाल सकते हैं। टोटल करंट 5 एम्पियर है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ से आई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमारा करंट इन रेजिस्टेंस, तो ये इक्वल टू करके वैसे ही निकाल देते, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 9 हो गया, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर। आई आर आ गई है हमारे पास 3 एम्पियर, आई सी पता है 4 एम्पियर, टोटल करंट पता है 5 एम्पियर। तो करंट इन इंडक्टर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। करंट टोटल करंट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल करंट आई है, आई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें आई पता है, आई आर पता है, और आई सी पता है, निकालना है आई एल। तो आई एल निकाल लेंगे हम। आई एल निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना देर का 5 एम्पियर है, तो आई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस आई आर का स्क्वायर। तो आई आर हमें कितना है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया 16। ठीक है, अब ये है आई एल माइनस आई सी इक्वल टू अंडर रूट 16 हो जाएगा। तो अंडर रूट 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको इधर ले आएंगे। हमें क्या निकालना है, आई एल निकालना है ना हमें। तो यहाँ से आई एल हमारा हो जाएगा आई सी प्लस 4, तो ये हो गया 4 तो है ही हमारे पास, और आई सी की वैल्यू क्या है हमारी 4 एम्पियर है यहाँ पे, सॉरी आई सी की वैल्यू 4 एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई एल की वैल्यू आ गई है 8 एम्पियर। समझ में आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास आई आर आई सी और आई एल हैं, तो ये हम फेजर फॉर्म में करेंगे। और इस तरह से जब आर और सी दे रखा होता है, तो आपको पता है करंट और वोल्टेज किस तरह से निकालते हैं, तो आप करंट आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने प्रोसेस बता दिया आपको, तो बहुत ईजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 equal impedances are first connected in delta across 3-phase balanced supply. If the same impedances are connected in star across the same supply, then पहले क्या हमारे पास 3 इक्वल इम्पिडेंस है जो किस में कनेक्ट है, डेल्टा में कनेक्टेड है एक्रॉस ए बैलेंस्ड सप्लाई। उसके बाद क्या है, हम उन्हीं इम्पिडेंसेज को अगर डेल्टा की बजाय स्टार में कनेक्ट कर दे सेम सप्लाई के एक्रॉस, तो क्या क्या होगा। तो ऑप्शंस में दे रखे, फेज करंट विल बी 1/3, लाइन करंट, पावर कंज्यूम्ड और फेज करंट विल रिमेन सेम। तो ये देखते हैं हम किस तरह से करेंगे।
तो हमारे क्या है, पहले डेल्टा में कनेक्टेड है, तो ये है हमारा एक इम्पीडेंस हो जाएगा, दूसरा इम्पीडेंस हो जाएगा, अच्छा डेल्टा में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है तो इस तरह से हो जाएगा एक, ये हो गया हमारा 2 और ये हमारा हो गया 3, ठीक है। और अक्रॉस ए बैलेंस 3 फेज सप्लाई, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V है, ठीक है, लाइन वोल्टेज, ये हो गया हमारा फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। ये हमने पहले क्या कर लिया, डेल्टा में कनेक्ट कर लिया। डेल्टा में कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, स्टार में कनेक्ट करना है इसी को, तो हमें क्या चेंज मिलेगा। अब डेल्टा की अगर बात करें, सिर्फ डेल्टा की, तो डेल्टा में वोल्टेज सेम होते हैं, करंट जो है √3 टाइम्स हो जाती है, IL इक्वल टू √3 IP हो जाएगा, और वोल्टेज सेम रहता है। पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेनली इफेक्ट पड़ेगा पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पे सोल्व कर लियो, फिर बताऊंगी कि क्यों कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हम निकाल सकते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, पहले डेल्टा की पावर निकालेंगे, तो पावर क्या हो जाती है 3V²/Z, क्योंकि 3 फेज बैलेंस सप्लाई है, तो 3 इंटू V फेज वोल्टेज लिखते हैं, तो V फेज इक्वल टू V लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल है यहाँ पे, तो जाएगा V²/Z, ठीक है। ये होगी डेल्टा की पावर हमारी। अब क्या करेंगे हम, सेम जो भी इम्पीडेंसेज हैं उनको स्टार में कनेक्ट कर देंगे अक्रॉस द सेम सप्लाई। अब जैसे ही हम इसको स्टार में कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेम सप्लाई के अक्रॉस करेंगे तो ये तो यही रहेगा। अब स्टार में कनेक्ट कर दिया है, स्टार में कनेक्ट करते ही क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज चेंज हो जाएगा, लाइन वोल्टेज, क्योंकि हमें सप्लाई सेम दे रखी है V, तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाता है VL इक्वल टू √3 VP। लाइन वोल्टेज सेम है तो फेज वोल्टेज चेंज हो जाएगा, फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा VL/√3, ठीक है। तो पावर अगर यहाँ पे निकालेंगे हम, तो पावर क्या हो जाएगी, स्टार की पावर 3V² लिखते हैं, तो V/√3 आ जाएगा ये, अपॉन Z। समझ में आ गया, क्योंकि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज अपॉन √3 हो जाएगा, क्योंकि हमें लाइन वोल्टेज सेम ही रखना है, तो फेज वोल्टेज हमारा चेंज हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पावर आ जाएगी आपकी V²/Z। अब क्या चेंज आ गया हमें, डेल्टा में पावर कितनी थी यहाँ पे 3V²/Z, स्टार में पावर कितनी है V²/Z, तो पावर जो है स्टार की क्या हो गई है, पावर जो डेल्टा की थी उसके अपॉन 3 कर दीजिए, P डेल्टा/3 करेंगे तो स्टार की पावर आ गई। अब करंट की यहाँ पे बात करें तो हमें सिर्फ सप्लाई दे रखा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज सप्लाई सेम है, सेम सप्लाई है, तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज होगा, हमारा फेज वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज का √3 हो जाएगा। करंट की अगर बात करें तो डेल्टा के अंदर था पहले हमारा नेटवर्क, तो डेल्टा में करंट का होता है कि IL इक्वल टू √3 IP, इस तरह से। स्टार की बात करें तो भी IL और IP में रिलेशन होगा, सिर्फ स्टार के अंदर, ये नहीं है कि डेल्टा से स्टार में कोई रिलेशन है या स्टार से डेल्टा में कोई रिलेशन है, ठीक है। ना तो पावर फेज करंट जो हमारी 1/3 होगी, ना ही लाइन करंट 1/3 होगी, ना ही फेज करंट सेम रहेगी, रिलेशनशिप जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। 1/3 कब होती है या 1/√3 भी कब होती है, जब हम सेम नेटवर्क की बात करें, ठीक है। अगर डेल्टा डेल्टा की बात करें तब, और स्टार स्टार की बात करें तब, तो यहाँ पे सिर्फ पावर पे इफेक्ट पड़ेगा, जो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया यहाँ पे। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा, 2 नेटवर्क्स आर सेड टू बी ड्यूल व्हेन, ड्युअलिटी क्या होती है हमारी, KCL और KVL के अंदर होती है ड्युअलिटी, और वो कब होती है, जब हमारी लूप इक्वेशंस जो होती हैं, जैसे KCL और KVL की इक्वेशंस लिखते हैं तो वो एक दूसरे के आइडेंटिकल दिखे, ठीक है, सिमिलर दिखे। तो ये क्या है ऑप्शंस, दियर नोड इक्वेशंस आर द सेम, ये नहीं होगा। लूप इक्वेशंस ऑफ वन नेटवर्क आर एनालॉगस टू द नोड इक्वेशंस ऑफ द अदर,
इसका मतलब क्या है, अनुरूप मतलब सिमिलर होना, ठीक है। तो लूप इक्वेशंस ऑफ वन नेटवर्क आर सिमिलर टू द नोड इक्वेशंस ऑफ अदर। अगर लूप इक्वेशन और नोड इक्वेशन सिमिलर हैं तो हमारा नेटवर्क जो है ड्वेल कहलाता है। तो ऑप्शन इसका सेकंड आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। लूप इक्वेशंस आर सेम, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ड्वेलिटी में ये सब नहीं होता। वोल्टेज और करंट सोर्स एक बदल जाएंगे, वोल्टेज का करंट हो जाएगा, ये सब नहीं होता। इक्वेशंस जो है हमारी सिमिलर दिखती हैं, उसे ही हम ड्यूअल नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए बैलेंस्ड लोड ऑफ 5 + J4 इज कनेक्टेड इन डेल्टा। व्हाट इज द इम्पीडेंस पर फेज ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन। पहले ये डेल्टा में कनेक्टेड था, अब इसको स्टार में कनेक्ट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा। इम्पीडेंस सेम है 5 + J4 तीनों का। तो एक रिलेशन आप यहाँ पे याद रखें, क्योंकि इम्पीडेंस सेम है तो अगर डेल्टा हमारा है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत यहाँ बेनिफिट देगा ये आगे भी। जैसे ये डेल्टा नेटवर्क है हमारा, सेम इम्पीडेंस है, ठीक है, इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन दे रखा है, बैलेंस लोड है 5 + J4, ठीक है। तो अगर डेल्टा में कनेक्टेड है और उसको हम क्या करेंगे, स्टार में कनेक्ट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस जो है, जैसे ये Z था तो ये क्या हो जाएगा, Z/3। वही अगर बात करें हमारा स्टार में कनेक्टेड है पहले और उसके बाद डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे, तो Z जो हो जाएगा, जैसे ये Z है तो डेल्टा में Z हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ Z। अगर इम्पीडेंसेस इक्वल हैं, ऑल द 3 इम्पीडेंसेस आर इक्वल, देन दिस रिलेशन विल बी यूजफुल, ठीक है। अगर इस डेल्टा में कनेक्ट है तो स्टार में 1/3 हो जाएगा, अगर स्टार में कनेक्टेड है डेल्टा में करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो भी आपका दे रखा है 5 + J4, इसका आप कर लीजिए 5 + J4/3, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के थे, उसके अलावा सारे एवरेज क्वेश्चंस हैं। इसमें से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेटवर्क थ्योरी के अंदर जो KCL KVL या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या वोल्टेज निकालना, करंट निकालना, सिंपल क्वेश्चंस थे। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में आए भी हैं और आगे भी आएंगे। तो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्यूशंस और फिर से आप अपनी क्विज दे सकते हैं। टाइम लिमिट सेट है उसके अंदर, तो आपको एक बार ट्राई कर लेना है कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अगर नहीं हो पा रहे तो आपको जो है अपनी जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने की यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। गेट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि ये बहुत कम लेवल के क्वेश्चन है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे AEN का एग्जाम है या JEN का एग्जाम है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा मेथड्स आपको देखने हैं तो वो सारे मैंने करवा रखे हैं। नेटवर्क थ्योरी की जो भी प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे मेथड्स मैंने करवाए हुए हैं वहाँ पे, किस तरह से सोल्व करना है क्वेश्चन को। जो भी नेटवर्क थ्योरम के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे करवा रखे मैंने विद एग्जाम्पल, और डिटेल में करवाए हुए हैं। सिर्फ एक वीडियो में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एक ही मेथड का करवाया हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। अगर आपने क्विज अभी तक नहीं करी है तो आप टेस्ट दे सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, और उसके बाद देख सकते हैं आपके क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, सही हो रहे हैं तो अच्छी बात है ये तो आपके लिए, लेकिन अगर गलत है, नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपको परफॉर्मेंस जो है आपकी थोड़ी इम्प्रूव कर लेनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें। वीडियो तो लाइक नहीं करते हैं आप, वो तो मैं कितनी भी बार बोलूँ फिर भी, लेकिन फिर भी बोल सकती हूँ मैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे मैं दूसरी क्विज लेकर आऊँगी आपके लिए, और उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।